नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। दरअसल भिलाई चरोदा नगर निगम में महापौर का 1 साल से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस बीच हम महापौर चेंबर में मौजूद हैं और जानेंगे पिछले 1 साल में क्या कुछ बड़ी उपलब्धि रही इनकी और क्या कुछ अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है। महापौर जी, सबसे पहले ये बताइए, आपने तो भिलाई चरोदा को बहुत अच्छे से देखा है, आपके कार्यकाल से पहले क्या कुछ भिलाई चरोदा का प्रारूप था और आपके आने के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, भिलाई तीन चरोदा नगर निगम होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका भी हमारे नगर निगम क्षेत्र में है। पूर्व के समय में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो पूर्व मुख्यमंत्री ने 3 बार ट्रांसपोर्ट नगर का भूमि पूजन किया। 1 फुटी कौड़ी की राशि वहाँ पर सैंक्शन नहीं हुई। हमारी सरकार बनने के बाद 56 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसपोर्ट नगर में, ताकि ट्रांसपोर्टर साथियों को सुविधा मिल सके और वहाँ जिस उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट की स्थापना हुई थी उनका व्यापक प्रचार और प्रसार हो सके। एक पहली शुरुआत। दूसरी शुरुआत, लोग यहाँ तहसील कार्यालय नहीं होने के कारण लोग या तो पाटन जाते थे, या तो दुर्ग जाते थे, या तो धमधा जाते थे। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको तहसील कार्यालय भी यहाँ पर दिया, एसडीएम भी यहाँ पर बैठ रहे हैं, ये लोगों की सुविधाओं को देखते हुए। दूसरी बड़ी चीज़, शिक्षा का क्षेत्र शिक्षा हब होने के कारण भिलाई में लोग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एक नहीं, अभी तो हमको 2 भिलाई 3 जनता स्कूल में और चरौदा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। लगातार विद्यार्थियों की दर्ज संख्या बढ़ रही थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया कि जो स्कूल जो हैं वहाँ बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो एक सेक्शन नहीं 2 सेक्शन कर दीजिए। तो उन्होंने क्लास 1, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए एक सेक्शन नहीं, अभी तो 2 सेक्शन की भी उन्होंने स्वीकृति दी है। ये हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। तीसरी बड़ी बात, चूँकि भिलाई 3 काफ़ी पुराना शहर है और भिलाई के नाम से ही भिलाई स्टील प्लांट बसा। खेल के क्षेत्र में यहाँ कोई अब तक पहल नहीं हो पा रही थी। इंडोर स्टेडियम के रूप में हमने पहले विश्व बैंक कॉलोनी में जो हमारा इंडोर स्टेडियम बना हुआ है उनका हम लोगों ने निर्माण कराया। दूसरा, जो सिरसागढ़ चौक है वहाँ पर भी इंडोर स्टेडियम, ताकि वहाँ बैडमिंटन खिलाड़ियों को, वॉलीबॉल खिलाड़ियों को और कबड्डी खिलाड़ियों को वहाँ पर राहत मिल सके। साथ ही साथ क्रिकेट का भी क्रेज़ है, तो वहाँ नेट प्रैक्टिस के लिए भी हम लोगों ने एक प्रावधान रखा हुआ है, उनकी काम अभी जारी है। इसके साथ साथ जो रेलवे के क्षेत्र है वहाँ पर भी हम लोगों ने इंडोर स्टेडियम का निर्माण वहाँ पर कराया है, जहाँ पर बैडमिंटन की मैच हो रही है। ये हुई खेल के क्षेत्र में। दूसरी बड़ी चीज़, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया, नगर निगम भिलाई चरौदा में मेरे प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल मिला के 34 स्कूल है। आप कोई भी स्कूल में आप जाके देख सकते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और सारे स्कूलों को संधारण के तहत न केवल प्रिंसिपल का रूम, हेडमास्टर का रूम, अपितु जो बच्चे हमारे अध्ययन कर रहे हैं उन बच्चों के क्लासरूम में भी मैंने टाइल्स लगवाने का काम किया, ताकि वो स्कूल सुंदर बन सके। न केवल क्लासरूम को सुंदर बनाने का मैंने प्रयास किया, अपितु 8 स्कूलों को, जो ग्रामीण अंचल के स्कूल है, मैंने 8 स्कूलों का चयन किया है। वहाँ के जो टॉयलेट है उसको भी मैं मॉडल बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। ये शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ रेलवे के क्षेत्र में भी लोग बसे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लोग बसे हुए हैं और शहर में भी। आप तमाम क्षेत्रों में आप जाइए और देखिएगा कि पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या थी। लोग जब डबरापारा से निकलते थे तो सीधे सीधे उनको कुम्हारी नज़र आता था या रायपुर नज़र आता था, या रायपुर के आने वाले को सीधे सीधे दुर्ग नज़र आता था। बीच में जिसके नाम से भिलाई बसा है वो भिलाई सिरसागढ़ चौक छूट जाता था। तो इसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि हमको दी है। सिरसागढ़ चौक का एक अच्छा सा सौंदर्यीकरण हम लोग कर सकें। इसके अलावा जो काफ़ी वर्षों से काबिज थे उन लोगों को, ग्रामीण अंचल के लोगों को पट्टा देने की शुरुआत अभी कर दी है। साथ ही साथ हमारे राशन कार्ड है वो बन रहे हैं। इनके अलावा मोर जमीन मोर आस के तहत जो प्रधानमंत्री आवास है, हमारे नगर निगम में 6000 से ज़्यादा का आवास अभी निर्माणाधीन है। 3000 के आसपास पूरा भी हो चुकी है। ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं, अभी तो कोई भी भारत के किसी भी नगर निगम में इतने आवास नहीं बने होंगे। तो सारे क्षेत्र में आपने कार्यकाल को देख लीजिए, आप जनता के बीच जाइए, जनता से व्यू लीजिए। पहले की स्थिति, मेरे बनने से पहले, हमारी सरकार नहीं रहने के पहले की स्थिति क्या थी और की आज स्थिति क्या है, काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अभी काम चूँकि
चल रहा है, एक साल बाद और देखेंगे तो सारा चीज आपको धरातल में देखने को मिलेगा। महापौर जी, सवाल तो ये उठ रहा है कि बीजेपी को लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कुछ काम ही नहीं हो पाया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, स्कूल में संधारण की बात हो, तमाम आरोप लग रहे हैं। तो इस आरोपों को किस रूप से आप देखते हैं कि वाकई में काम सिर्फ स्लो गति से हो रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आज भी उल्टा चश्मा नहीं उतरा है, या तो उसका देखने का नजरिया नहीं है। विकास किनको कहते हैं? आज हमारी सरकार बनने के बाद मैं किसान की बात करूं, किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है। ये तो सिर्फ जुमले दिखाए थे कि आपको 21 रुपये में धान खरीदेंगे और 300 रुपये का बोनस देंगे। न तो उन्होंने बोनस दिया, न तो धान खरीदी किया। हमारी सरकार ने तो कहा था कि हम 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, आज किसानों का धान खरीदी किया जा रहा है। साथ ही साथ भगवान राम के नाम से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती थी, आज भगवान राम जी का ननिहाल है, उनका मामा गांव के नाम से भगवान राम जी के गांव को जानते हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भगवान राम चले वहाँ राम वनगमन पथ का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। दूसरी चीज़, जिस नगर निगम क्षेत्र में मैं रहता हूँ और जिस नगर निगम क्षेत्र में मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, आप देख लीजिए, मेरे साथ चलें, जो भी भारतीय जनता पार्टी खोखले वादे कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के लोग नहीं करते, जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। मेरे साथ चले जाएं, कौन से स्कूल में ऐसे समस्याएं हैं आज, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सफाई के क्षेत्र में हो, यदि हम काम नहीं करते तो इनकी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है। एक बार नहीं, मुझे तो 3-3 बार अवार्ड मेरे नगर निगम क्षेत्र को वही नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्हीं के मंत्री लोग हमको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वालों से हमें प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जनता देख रही है कि जनता का क्या विकास हो रहा है। अच्छा, ये पालिका बाजार जो आपके जस्ट बगल में है, उसकी व्यवस्थापन या वो अभी तक पूरा जर्जर हालत में है, क्या कुछ इश्यू है उसको लेकर के पालिका बाजार को? क्योंकि पूर्व में काफ़ी पैसे लगे थे, सरकार के पैसे लगे थे, अभी तक उसमें किसी को अलॉटमेंट नहीं हो पाया। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ तकनीकी कारण है या इच्छा शक्ति की कमी है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि किसी को आवंटन नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, लगातार उसके बीच बीच में नीलामी की प्रक्रिया किया जाता है और 27-28 दुकानें जो हैं आज की स्थिति में बिक चुकी है। फिर से नीलामी की प्रक्रिया वहाँ पर जारी होगी। उस दिशा में हम कैसे प्रयास करें, उसको और कैसे बेहतर बनाएं। मैंने स्टेट बैंक से भी बात किया है, स्टेट बैंक से भी हमारी MNU हो चुकी है और बहुत जल्द स्टेट बैंक वहाँ पर आएगा। दूसरा, मिनी माता डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, मिनी माता डायग्नोस्टिक सेंटर भी वहीं आने वाला है। साथ ही साथ हम लोगों ने ई-लाइब्रेरी की जो शुरुआत करने की सोची है, ताकि पब्लिक मूवमेंट वहाँ पर बढ़े, और पब्लिक मूवमेंट बढ़ेगा। जो धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर है वो वहीं संचालित है। लोगों में जरूर इस बात का र्यूमर फैला हुआ है कि वहाँ मार्केटिंग एरिया नहीं है। हमने भी नॉन वेंडिंग जोन और वेंडिंग जोन की शुरुआत की है। तो जितने भी ये ठेले गोमचे जो अव्यवस्थित तरीके से लगते हैं, उसको हम लोग वेंडिंग जोन का एक नाम दे रहे हैं, ताकि आए और वहाँ सारी सुविधाएं हम उनको देंगे, चाहे चौपाटी के रूप में उसको डेवलपमेंट करते हुए, चाहे वेंडिंग जोन के रूप में, उसका स्वरूप दिखेगा। और आने वाले समय में देखिए कि हमारे पास जो दुकानें बची हुई वो भी सारी दुकानें बिक जाएंगे। ये बताइए, आप चूँकि ग्रामीण जिलाध्यक्ष भी हैं, तो संगठन की दृष्टिकोण से 2023 का भी चुनाव है अभी, तो क्या कुछ मानते हैं? 6 सीट है दुर्ग जिले में, तो इसको लेकर के आपके अंदर 3 सीट आती है विधानसभा की, तो किस प्रकार से देखते? 4 सीट आती है, माफ कीजिएगा, 4 सीट आती है, तो किस रूप से देखते हैं संगठन के लिहाज से कि चारों की चारों सीट आप लोग जीतेंगे या कुछ कमी है उसको दूर करने का प्रयास आप लोग करेंगे? देखिए, जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, लगातार शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम लोग लोगों को पहुंचाने का प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन से लोग त्रस्त हो चुके थे, उन्होंने भूपेश सरकार को विश्वास के साथ सत्ता उन्होंने दिया। 68 सीट में हमारी सरकार बनी। 68 सीट में एक महत्वपूर्ण भूमिका दुर्ग जिले की रहती है। दुर्ग संभाग की यदि मैं बात करूं तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत न केवल मेरे संगठन क्षेत्र में, अभी तो पूरे संभाग में 20 विधानसभा सीट हमारे दुर्ग संभाग में है। उस 20 विधानसभा सीट में आप देखिएगा 17 में कांग्रेस को विधायक मिला और 3 जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 2 जगह के विधायक बने और 1 जगह जोगी कांग्रेस का विधायक बना था। लेकिन उनके देहावसान के बाद
खैरागढ़ का उपचुनाव भी कांग्रेस ने जीता। और इस प्रकार से देखेंगे तो सिर्फ रमन सिंह ही अपना सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का हाल तो पिछले बार लोगों ने सबक सिखाया, और 15-15 लाख रुपए का जुमला आज भी लोगों को याद है। इनकी सरकार बनने से पहले, लोकसभा की सरकार बनने के पहले इन्होंने तो बहुत सारे वादा किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये बात उन्होंने कही थी। तो लोगों को रोजगार के साथ साथ भूपेश सरकार रोजगार से जो वंचित है, जो पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता का भी उनको लाभ दिया जा रहा है। किसानों को भी योजना से जोड़ा गया है। साथ ही साथ जो महिला स्व सहायता समूह है, महिला स्व सहायता समूह को भी रोजगार के दिशा में निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है। हमारा तो अब की बार नारा भी हो चुका है, अब की बार 75 पार। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और दुर्ग जिले का एक सीट पिछले बार वैशाली नगर छूट गया था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे 6 विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में आएगी। लोगों का विश्वास दिख रहा है, जिस प्रकार से भूपेश है तो भरोसा है, लोगों का विश्वास हमको जरूर मिलेगा। भूपेश है तो भरोसा है, इस बात को लगातार पिछले 4.5 साल से हम सुन रहे हैं। आने वाले समय में भूपेश है तो भरोसा है, इस बात पर जनता मुहर लगाएगी या नहीं लगाएगी, यह तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल निर्मल कौशल जो कि महापौर भिलाई नगर चरोदा क्षेत्र के, उनसे हमने बातचीत की और तमाम जो विषय थे उस पर भी खुलकर उन्होंने जवाब दिया है। आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर संगठन की दृष्टिकोण से, इस विषय पर भी इन्होंने बेबाकी से अपने जवाब दिया। भिलाई चरोदा से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।